जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मल्टीपल एनबीएफसी के लोन हो चुके हैं, मल्टीपल ऐप लोन हैं, मल्टीपल बैंक से लोन ले रखा है, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो रखे हैं और अब समझ में नहीं आ रहा इस कर्ज के दलदल से कैसे बाहर निकला जाए। तो आज का जो वीडियो है ना, वो आप सभी लोगों के लिए है जो कि अपने कर्ज के दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ देखना चाहते हैं और किस प्रकार से इस सारी चीजों को हैंडल करना होता है। क्योंकि देखो, किसी के ऊपर अगर एक लोन होता है या दो लोन होते हैं तो वो उसको मैनेज कर लेता है जैसे तैसे करके, ठीक है। लेकिन जिन भी भाइयों के ऊपर मल्टीपल लोन्स है, मतलब मल्टीपल लोन के वो लोग जाल में फंस चुके हैं, मल्टीपल लोन्स उनके ऊपर हो चुके हैं, तो उनको किस प्रकार से इसको हैंडल करना है और कैसे स्मार्ट वे में इसको हैंडल करा जा सकता है, कैसे स्मार्ट वे में सारी सेटलमेंट्स हो सकती हैं, कैसे रिकवरी रोकी जाती है, कैसे लीगल नोटिस का जवाब दिया जाता है, कैसे कोर्ट में निपटा जाता है। कई लोग ये भी बोलते हैं ना कि सर सब कुछ कर लेंगे, फिर कोर्ट केस फाइल करेंगे तो क्या करेंगे, वहां तो पूरा पैसा देना पड़ेगा ना। और रिकवरी वालों के द्वारा भी ये सुनने को मिलता है भाई साहब कि आपको कोर्ट में अगर केस चला गया तो आपको वहां पर पूरा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आज मैं रियलिटी बताने वाला हूँ कोर्ट केसेस की भी, ठीक है। हर चीज की रियलिटी बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं और बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करा है इसके ऊपर लोन के रिगार्डिंग, ठीक है। और कई लोगों की सेटलमेंट भी करवाई, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको एक फेज आता है जो कि फेज 1 है। इसमें रिकवरी नहीं है, इसमें आपको अपने माइंडसेट को ठीक करना है। माइंडसेट को ठीक करने से मेरा क्या मतलब है, जैसे बहुत सारे भाई साहब अभी भी बोलना नहीं चाहिए, आपको माइंड अगर हो रहा हो तो आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं इस पे आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि अभी भी ये सोच के बैठे हुए हैं कि कोई बात नहीं, मेरा मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, बट मैं इसको जैसे तैसे करके पूरा भर दूंगा, खत्म कर दूंगा, अभी 1 महीने बाद कहीं और से पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला भाई, जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला मैं समझाता हूँ आपको। आपके ऊपर मल्टीपल लोन ही इस वजह से हुए हैं कि आप एक लोन को चुकाने के चक्कर में आपने दूसरा लोन लिया, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा लोन लिया, तीसरे लोन को चुकाने के चक्कर में चौथा लोन लिया। एक प्राइम एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर थे यूपी से, ठीक है। उनका एक स्टोर था, जर्नल स्टोर, दुकान जो कहते हैं ना। तो उन्होंने दरअसल 5 लाख रुपए का लोन लिया था। अब वो लोन चल रहा था, धीरे धीरे करके वो उन्होंने लमसम आधा लोन चुका भी दिया था। तब क्या हुआ कि इनकी सिविल बड़ी अच्छी चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो किसी एक एनबीएफसी ने, पर्टिकुलर एनबीएफसी, उसके लोन देने वाले डीएसए का फोन आया। उन्होंने बोला कि हम आपका लोन करवा देते हैं। कस्टमर ने मना भी करा, बट वही बात है कि सर आपके भले की बात कर रहे हैं, आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा, आप और कई चीज में लगा सकते हो। तो उन्होंने सोचा यार 5 लाख रुपए ले लेते हैं, स्टोर को एक्सपेंड कर देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। अब उन्होंने पैसा ले लिया, ठीक है, 5 लाख रुपए का लोन। अब पहले उनके पास लोन था, ये जोड़ जाड़ के उनका 10 लाख के करीब का उनका लोन बन गया, ठीक है। अब भाई साहब जैसे इतने का लोन बना, अचानक से कोई ट्रेजेडी हो गई जिसमें इनका लोन का पैसा लमसम लग गया, ठीक है। अब वो जो 5 लाख नया लोन लिया था उससे दोनों की ईएमआई जाने लगी। इन्होंने फिर क्रेडिट कार्ड उठाए, क्रेडिट कार्ड उठाया, उसका बिल पे कर रहे हैं, एक का देख की जगह दूसरा कर रहे हैं। आप गेस करिए कि एक लोन से उनका लोन कितने लाख तक पहुंच गया होगा, सोच के देखो एक बार। 45 लाख के समथिंग पहुंच गया उनका मल्टीपल लोन, ठीक है, सिर्फ एक लोन को चुकाने के जरिए कि उन्होंने दूसरा लोन, जो जो 5 लाख का डीएसए वाले ने लोन दिया था ना, अच्छा खासा इनका चल रहा था एक लोन, ठीक है। बट वही है, लोग सोचते हैं कि हमने लोन ले लिया है तो हम लोग कोई बात नहीं, एक और लोन उठा के इससे भर देंगे या फिर ऐसे हो जाएगा, आगे पैसा आ जाएगा। लेकिन कई बार चीजें है ना हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, पहली सिचुएशन यही है, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं तो आपको लोन डिफॉल्ट ही करना है, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं भर पाओगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ट्राई करते हैं, 2-4 महीने चला लेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि हमारी सब्सक्राइबर हैं और वो 2-4 महीने चलाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझसे बात करी, उसके बाद सोचते हैं कि नहीं मैं भरूंगा, मैं 4 महीने कहीं से उधार लेके गहने बेच के फलाना ढिमकाना करके इस लोन को क्लियर करता हूँ। अब भाई वो करते भी हैं वैसा, बट क्या होता है 4 महीने बाद उनका वो भी पैसा चला जाता है और वहां पर वो रुक जाते हैं। क्योंकि भाई जब लोन इतने ज्यादा बड़े होते हैं 5-5 साल के, तो आप 5 साल कैसे चला लोगे उसको, है नहीं, सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में पता होना चाहिए कि मैं फाइनेंशियल अभी कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये लोन डिफॉल्ट होने चाहिए। रही बात, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो लोन रिकवरी से बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है। मैं कम से कम दिन में 10 बंदों को कंसल्ट करता हूँ जो कि लोन रिकवरी से डरे हुए होते हैं। अभी रिकवरी हुई नहीं है, अभी इनके घर कोई नहीं आया, अभी इनको फोन पे किसी ने गाली नहीं दी, बट ये डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें डर है कि अगर मैं फेस करूंगा तो मुझे गालियां पड़ेंगी,
या मुझे कुछ हो जाएगा फलाना ढिमकाना, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होने वाला जेन्युइनली अगर कहा जाए तो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने अधिकारों के द्वारा कंप्लेंट्स करते हो बारी बारी, पहले प्रायर नोटिस भेज के लोन डिफॉल्ट होने से, उसके बाद मेल पे कंप्लेंट करके, फिर आरबीआई में कंप्लेंट करके, आरबीआई से ऊपर कोई नहीं है मेरे दोस्त, ना कोई बैंक ना कोई एनबीएफसी। आरबीआई ने ही इन बैंक्स और एनबीएफसी को लाइसेंस दिया है, तब जाके आपको लोन दे पा रहे, वरना लोन दे भी नहीं पाते। और बोलो, ठीक है। तो उनसे ऊपर कोई नहीं जाएगा, उनके ऊपर कोई, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। और आरबीआई ने प्रॉपरली निश्चित कर रखा है कि लोन डिफॉल्ट करना कोई भी क्राइम में कंसिडर नहीं होता है। तो अपने आप को क्रिमिनल समझना बंद करो, ठीक है। बहुत सारे लोग गिल्ट में जी रहे हैं यार, बोलते हैं कि सर मैं समझा रहा हूँ रिकवरी वालों को, नहीं समझ रहे। अरे रिकवरी वाला क्या घंटा समझेगा यार, वो एक 10-15 हज़ार में काम करने वाला व्यक्ति है, जिसको सिर्फ एक स्क्रिप्ट दी गई है कि सर पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, ठीक है। इतना बोलेंगे, वरना कभी खर गाली गलौज हो जाती है। और मैं अपने सब्सक्राइबरों को भी कहता हूँ और आपको भी कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको रिकवरी वाला गाली दे रहा है या फिर आपको सुना रहा है, तो आप उनकी बिल्कुल मत सुनो। एक का जवाब, कहता है ना ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो आप पत्थर से भी मत दो, आप साले के ऊपर ट्रक चढ़ा दो और बताओ, बातों से, मतलब वैसे चढ़ाने में नहीं बोल रहा, बातों से, ठीक है। सिंपली तौर पे अगर आपको कोई एक गाली देता है, आप उसको 10 गाली दोगे तो वो अपने आप ही फोन काट के चला जाएगा। क्यों? आपके पास टाइम है, मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली, अगर आपने फोन उठाया तो पक्का गारंटी आपके पास टाइम होगा, है ना। और वो जो है वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए बैठा हुआ है, तो वो ज्यादा 5-10 मिनट आपके ऊपर बर्बाद कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं बर्बाद कर पाएगा। जैसे मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल दूंगा, जो अब तक सबसे लंबी कॉल चली है ना रिकवरी हमने जो उठाई है कॉल फ्रॉडिंग में, ठीक है, कस्टमर की, वो 40 मिनट चली है। अब 40 मिनट में क्या हुआ, 40 मिनट में उन 4 लोगों ने बात करने की ट्राई करी, हमारा एक लड़का लगा रहा है यहाँ से बात करने में, क्या दिक्कत आ रही है। एट द एंड उन्होंने क्या करा, उन्होंने नंबर ब्लॉक मार दिया हमारा। क्यों मार दिया ब्लॉक? क्योंकि उन्हें पता है यार ये टाइम बर्बाद करेगा और कुछ नहीं, इससे रिकवरी करके कोई फायदा नहीं है। ऐसे होता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपको ज्यादा ही परेशान कर रहा है ना फोन करके, कुछ मत करो, फोन को उठा के वॉल्यूम कम करके रख दो, साला चिल्लाता रहे, कितना चिल्ला है, कुछ नहीं होने, समझ रहे हो। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कॉल्स और विजिट वगैरह रुक जाती है, और विजिट पे भी डरने की जरूरत नहीं। आपको 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी मांगने होते हैं, आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए का सर्टिफिकेट। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे आप उन्हें भगा सकते हो, ना भागे आराम से 112 नंबर डायल करो, पुलिस आने से पहले लोग भाग जाएंगे, वरना आप बल का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है, अगर ये लोग नहीं भाग रहे। क्योंकि भाई ये अनऑथराइज पर्सन है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे, तो आप इनको मार के भी भगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सेकेंडरी चीज यह है कि आरबीआई में कंप्लेंट करने से ये दोनों ही चीजें रुक जाती हैं। तो मेरा पहला सजेशन यही रहेगा कि अगर आप इन दोनों को फेस नहीं करना चाहते, ना कॉल्स को ना होम विजिट को, तो आप आरबीआई में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लेंट करो। कम से कम 30 दिन तो आपको रुकना पड़ेगा डिफॉल्ट होने के बाद, उसके बाद ही कंप्लेंट फाइल होती है। तो आप उतने दिनों के बाद कंप्लेंट फाइल कर लो, और पहले महीने में विजिट होती भी नहीं है किसी बैंक की, ठीक है। बहुत कोई एक भी लीचड़ एनबीएफसी होगी, ठीक है, बहुत कम लीचड़ एनबीएफसी होती है जो कि केस फाइल करती हैं, केस फाइल सॉरी होम विजिट करती हैं, समझ रहे हो। तो जब आपका होम विजिट का और कॉलिंग का झंझट खत्म हो गया, ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं कि सर फिर लीगल का क्या करेंगे, नोटिस तो बहुत आएंगे क्योंकि मेरे मल्टीपल लोन्स हैं। तो मेरा जवाब भी फिर उनको ये रहता है कि चलो कोई बात नहीं, मल्टीपल आपके लोन्स हैं, मल्टीपल नोटिस आपको आएंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा नोटिस रियल है। क्योंकि आजकल जो 90% नोटिस आ रहे हैं वो फेक आते हैं। आपको पहले तो ये चेक करना है कि वो बैंक के द्वारा नोटिस है कि नहीं है, या फिर बैंक के एडवोकेट के पैनल के द्वारा नोटिस है कि नहीं है। दोनों में से एक होना चाहिए, या तो बैंक के लेटर हेड पे होगा या तो एडवोकेट के लेटर हेड पे होगा। बैंक का जो एडवोकेट है पैनल वाला, ठीक है, उसके लेटर हेड पे होगा। और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वो नोटिस रिप्लाई देने लायक है भी है कि नहीं है, ठीक है। उस नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, और किसी एक्सपर्ट से ही पूछो, ना कि अपने किसी दुकान के फोन वाले भैया से पूछ लो, ठीक है। या फिर कई लोग क्या करते हैं, गली में कोई, जैसे मैं आपको एक सिम बेचने वाला था, एक व्यक्ति था ना, उससे पूछ लिया नोटिस का रिप्लाई, उसने कह दिया कि ये तो ऐसे ही होता है, दो अवार्ड पास हो गया। तो आप लोग ना 3-4 नोटिस बता रहा हूँ, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, चेक बाउंस का नोटिस, ठीक है, और कई बार ना डिमांड नोटिस के अंदर भी ये लोग आर्बिट्रेशन का नोटिस डाल के भेजते हैं, या फिर अलग नोटिस डाल के भेजते हैं। तो आप उन नोटिस का रिप्लाई, और हाँ 13 क्या कहते हैं अपना, सॉरी 13 नहीं, 316 और 318 का नोटिस भी आपको आएगा, ठीक है, मतलब वही अपना फॉर्जरी वाली धारा है। तो उनके नोटिस भी अगर आपको आते हैं तो उनके नोटिस के रिप्लाई आप जरूर करो, उसके बाद आपको ज्यादा कोई खास परेशानी नहीं आएगी, ठीक है।
और प्रायर नोटिस अगर आपने भेज रखा है पहले, बहुत बढ़िया बात है। तो इससे क्या है कि आपकी इंटेंशन क्लियर हो गई कि आपने कोई डिफॉल्ट वगैरह जानबूझ के मतलब वो नहीं करा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन रियलिटी में खराब है। ओके, सेकेंडरी चीज पे आ जाते हैं कि भाई साहब अगर कोर्ट केस फाइल हो गया, एट दी एंड वाली बात होती है ना कि कोर्ट केस फाइल हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो कोर्ट केस ना ऊपर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इतना है नहीं, मैं जेन्युइनली लेकर कहूँ तो। ठीक है, आपको अगर समन रिसीव हो रहा है, आप कुछ मत करो, आप अपने एडवोकेट को वहां पर भेजो। अब कई लोग बोलते हैं कि एडवोकेट से कांटेक्ट कैसे होगा, मेरा केस तो जयपुर में फाइल है, कलकत्ता में फाइल है, दिल्ली में फाइल है। तो भाई आप ऐसे किसी व्यक्ति से संपर्क करो जो कि उससे प्रोवाइड करवा सकते हैं, हमसे कर सकते हो, किसी और से कर सकते हो। तो आपके जब वहाँ पर एडवोकेट चले जाएंगे और आपका वहाँ पर क्या कहते हैं हियरिंग वगैरह होती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आपके खिलाफ ना तो वारंट इशू होगा, ठीक है, और ना ही आपको कोई वो करने की प्रॉब्लम पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी कोई दिक्कत है, ऐसे 4-5 डेट पे काम चलता रहेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। और सेकेंडरी चीज ये भी है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर उससे पहले अगर मैं सेटलमेंट कर लूँ तो हाँ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान जरूर दो कि आप 10 से 20% के बीच में सेटल करो। क्योंकि अगर करते भी, अगर केस की वजह से कर रहे हो तो 5% ऊपर और लगा सकते हो, बट उससे ऊपर अगर आप सेटलमेंट कर रहे हो तो आप उसमें टाइम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जिन भी भाइयों का लोन राइट ऑफ हो चुका है, ठीक है, वो आराम से अपने लोन की सेटलमेंट 10 से 20% के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात की सेटलमेंट का करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, लोन से कर्जा मुक्ति से कैसे कर्जा मुक्त होना है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। आप लोग ना एक टारगेट लेके मत चलो कि मैं सारे लोन एक साथ सेटल कर लूंगा। ठीक है, जिसका ऑफर आपको आता रहे उस ऑफर के साथ आप क्लियर करते रहो। ठीक है, और अगर सपोज करो कि आपके ऊपर कोई केस फाइल होता है तो पहले उस लोन को क्लियर करो। ठीक है, बाकी लोन में हो सकता है आपको ऑफर मिल रहा हो बट आप उसको मत क्लियर करो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका लीगल में कुछ खर्चा आ जाए या फिर कहीं और कुछ हो जाए। तो इस वजह से आप पहले उन केसेस जिनके केसेस चल रहे हों उन लोन्स को पहले क्लियर करो, और धीरे धीरे करके एक एक करके छोटे लोन्स को जितना जल्दी आप क्लियर कर सकते हो उतना जल्दी क्लियर करो। ठीक है, क्योंकि फिर बड़े लोन्स, कई लोग क्या गलती करते हैं ना, पहले बड़े लोन को क्लियर करने की ट्राई करते हैं। अब सपोज करो आपका लोन 10 लाख का है, उसको सेटल भी करना चाहोगे तो कम से कम लाख रुपए तो चाहिए होगा, 10% में भी करोगे तो, है ना, इतना तो चाहिए होगा कम से कम। अब इसी की जगह पे मान लेते तुम्हारा लोन 1 लाख रुपए का, तो आपका लोन 10,000 में सेटल हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो 10,000 तो आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो ऐसे करके सेटलमेंट होती है, इस प्रकार से अपने लोन्स को धीरे धीरे करके सेटल करा जाता है। अब कई भाई लोग इसमें ये भी पूछते हैं कि सर अगर मान लो सेटलमेंट करने का पैसा नहीं है तो कैसे कर्ज मुक्त हो सकता है। अगर भाई सेटलमेंट करने का पैसा नहीं है ना तो अब आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको इतना ध्यान देना है कि आपकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत हो ना तो आप उसके खर्चे को थोड़ा बहुत जोड़ के रखो, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई जिनके पास सेटलमेंट करने का भी पैसा नहीं है ना उनको चिंता नहीं लेनी होती, क्योंकि उनको लोन आप सेटल करना ही नहीं है। ठीक है, वैसे भी ज्यादातर जो लोन्स हैं वो 3 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट में चले जाते हैं। अगर कोई बैंक या एनबीएफसी केस फाइल ना करे तो वो अपने आप ही अब आगे चल के उस पर पैसा नहीं मांग सकते। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर वो तो केस फाइल कर देगी उससे पहले। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति के पास 10 लोन है ना तो 10 में से कहीं 1-2 पे केस फाइल होता है, 8 के 8 ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद ही नहीं चाहते कोर्ट जाना। उनको खुद पता है कि कोर्ट में जाएंगे, अगर मान लो ये 10% में सेटल भी करेगा ना उससे ज्यादा हमारा लीगल का खर्चा आ जाएगा। फिर ये कोर्ट केस फाइल क्यों करते हैं कुछ लोगों पे, अगर करते हैं तो भाई देखो इनका मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म वो रूल्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, तो इसीलिए वो उसको फॉलो करते हैं। तो आप लोग उतना ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल ही कर्जों से मुक्त हो सकते हो, बिल्कुल ही मल्टीपल लोन्स आपके टेंशन लेने की उनके चक्कर में आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आपको आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, जय हिंद सभी भाइयों को।